क्या हो अगर सबसे इम्पोर्टेंट मसल जिसे हमें ट्रेन करने की जरूरत है वो हमारा बाइसेप्स या चेस्ट ना हो बल्कि बल्कि हमारी खोपड़ी के अंदर हो? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और अक्सर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। मतलब आमतौर पे जब भी हम फिटनेस या व्यायाम की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस जिम, पसीना या ट्रेडमिल की तस्वीर आती है। ऐसा लगता है जैसे फिटनेस सिर्फ बॉडी बनाने तक ही सीमित है। सही कहा। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे वैज्ञानिक रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देंगे। एग्जैक्टली। आज की इस डीप डाइव का विषय है दिमाग के 8 नियम। हम आज उन साइंटिफिक फैक्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो साबित करते हैं कि मानव मस्तिष्क एक्चुअल में कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है। हाँ, और हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स गिनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य इन जटिल प्रक्रियाओं की गहराई में जाना है। मतलब ये समझना कि दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है ना? बिल्कुल। और फिर उसे ऐसे व्यवहारिक तरीकों में बदलना जिन्हें अपनाकर कोई भी विद्यार्थी अपने सीखने की प्रक्रिया को बोझ के बजाय एक रोमांचक यात्रा बना सके। क्योंकि अज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे सही से लागू किया जाए। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हम्म हम लोग अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए महंगे कोर्सेज, सप्लीमेंट्स और पता नहीं किन किन चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। हाँ, बहुत सारा पैसा हम्म। और समय। लेकिन हमारे सोर्स के रिसर्च का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू यह है कि बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के केवल कुछ बुनियादी आदतों से दिमागी क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। और शुरुआत हमें दिमाग के हार्डवेयर से करनी चाहिए। मतलब इसे बेहतर कैसे बनाया जाए और ये काम कैसे करता है। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा मिथक ये है कि एक्सरसाइज सिर्फ अच्छी बॉडी बनाने के लिए होती है, जबकि सोर्स के अनुसार वॉकिंग, रनिंग या स्ट्रेचिंग जैसी शारीरिक हलचल दिमाग में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फ्लो बहुत तेज कर देती है। सही बात है, ये बायोलॉजिकली प्रूवन है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो यार एक्सरसाइज दिमाग के लिए एक हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह है जो नई जानकारी को प्रोसेस करने की स्पीड को एकदम से बढ़ा देता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस शारीरिक व्यायाम का असर केवल वो फील गुड वाली ताजगी महसूस करने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या होता है अंदर? अगर हम इसके बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को देखें तो विज्ञान न्यूरोजेनेसिस नाम की एक प्रक्रिया की ओर इशारा करता है। दशकों तक मेडिकल साइंस में यही माना जाता था कि इंसान एक निश्चित संख्या में ब्रेन सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके साथ पैदा होता है। हाँ, बचपन से तो ये सुना है ना कि दिमाग के सेल्स एक बार मर गए तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन अब ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि शारीरिक गतिविधि सचमुच नए न्यूरॉन्स को जन्म देती है। अरे वाह, सच में? हाँ, जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन रिलीज होता है। ओके, ये BDNF क्या करता है? ये प्रोटीन दिमाग के लिए एक फर्टिलाइजर या खाद की तरह काम करता है। रोज सिर्फ आधा घंटा तेज चलना भी, सच मानिए, दिमाग की भौतिक संरचना और उसके आकार को बदल सकता है। किसी भी विद्यार्थी के लिए तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब केवल अपने शरीर को हिलाकर वो अपने दिमाग के हार्डवेयर को लिटरली अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, हार्डवेयर सच में बदलता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? अगर एक्सरसाइज से हार्डवेयर अपग्रेड होता है तो क्या वो सबके लिए एक जैसा होता है? क्योंकि रिसर्च के अगले हिस्से में ये बताया गया है कि हर इंसान के दिमाग का सॉफ्टवेयर या वायरिंग बिल्कुल अलग होती है। हाँ, रूल नंबर 2 इसी बारे में है। मतलब यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स यानी समान जुड़वा बच्चों का दिमाग भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता। तो मेरा सवाल यह है कि जब हर दिमाग इतनी अलग तरह से बना है तो हमारा वर्तमान एजुकेशन सिस्टम वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक ही तरीका, इस पर क्यों इतनी जिद से अड़ा हुआ है? ये तो बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विडंबना है। हर दिमाग के अलग होने का मूल कारण न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग कोई ठोस पत्थर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह लचीला है। हमारे जीवन के अनुभव, हमारा संघर्ष, जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं, ये सब चीजें हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को भौतिक रूप से तय करते हैं। अच्छा, मतलब जो चीजें हम रोज देखते या करते हैं वो दिमाग को शेप देती हैं। एग्जैक्टली। जो बच्चा एक संगीतकार के घर में पला बड़ा है, उसके दिमाग के कुछ हिस्से उस बच्चे से बिल्कुल अलग होंगे जो एक गणितज्ञ के घर में बड़ा हुआ है। उनकी वायरिंग ही अलग हो जाती है। तो मतलब
अगर हम एक ही क्लासरूम में 60 बच्चों को बैठाकर एक ही लेक्चर दे रहे हैं तो हम 60 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एक ही सॉफ्टवेयर जबरदस्ती इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से अक्सर एक कोटेशन जोड़ा जाता है कि यदि किसी मछली की काबिलियत का आकलन उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से किया जाएगा तो वो पूरी जिंदगी खुद को मूर्ख ही समझेगी। बहुत गहरी बात है। जब कोई विद्यार्थी किसी रटे रटाए तरीके या मानक लेक्चर से नहीं सीख पाता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमजोर है या उसकी बुद्धि कम है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? वास्तविकता ये है कि उसके दिमाग की वायरिंग जानकारी को अलग तरीके से प्रोसेस करने के लिए हुई है। शायद वो विजुअल तरीके से बेहतर सीखता हो या प्रैक्टिकल करके। जब एक ही सांचे में सबको ढालने की कोशिश होती है तो अनजाने में ही कई बेहतरीन टैलेंट्स का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है और शायद यार यही कारण है कि बोरिंग लेक्चर्स के दौरान आंखें तो सामने ब्लैक बोर्ड पर टिकी होती हैं, कान सब कुछ सुन रहे होते हैं, लेकिन दिमाग पूरी तरह से कहीं और ही सैर कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल। मतलब दिमाग शायद ये सोच रहा होता है कि लंच में क्या खाना है। क्योंकि रिसर्च स्पष्ट करती है कि एक बात जो कोई भी दिमाग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है बोरियत। बोरियत दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है कि दिमाग पूरे शरीर के वजन का केवल 2% हिस्सा है, लेकिन ये शरीर की कुल ऊर्जा की 20% खपत करता है। 20% बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अपनी इस कीमती ऊर्जा को बचाने के लिए दिमाग किसी भी उबाऊ या गैर जरूरी चीज को इग्नोर कर देता है, वो उसे प्रोसेस ही नहीं करता। सही कहा। दिमाग एक बहुत ही कुशल मशीन है जो ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन की गई है। अगर हम विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो आदि मानव के समय में ऊर्जा बचाना जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी था। मतलब सर्वाइवल का मामला था। बिल्कुल। अगर सामने आ रही जानकारी में कोई भावना नहीं है, कोई नयापन नहीं है या वो बहुत प्रिडिक्टेबल है तो दिमाग उसे खतरे या इनाम के रूप में नहीं देखता, वो बस अपना ध्यान हटा लेता है। ध्यान खींचने के लिए भावनाएं और प्रासंगिकता सबसे जरूरी है। प्रासंगिकता से आपका मतलब है कि ये जानकारी मेरे किस काम की है? सही। एकदम सही। जब तक दिमाग को ये नहीं लगता कि ये जानकारी मेरे सर्वाइवल या मेरे किसी फायदे के लिए जरूरी है, वो उस पर फोकस नहीं करेगा। साइकोलॉजी में 10 मिनट के अटेंशन स्पैन रूल का जिक्र किया जाता है। 10 मिनट का रूल, ये क्या है? एक औसत मानव मस्तिष्क किसी भी लेक्चर या प्रेजेंटेशन में हर 10 मिनट में स्वाभाविक रूप से अपना ध्यान खोने लगता है। अच्छा, मतलब हर 10 मिनट में दिमाग भटकने लगता है। हाँ, इसीलिए स्मार्ट तरीके से सीखने के लिए हर 10 मिनट के बाद बीच बीच में कोई दिलचस्प कहानी, कोई नया सवाल या कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल लाना पड़ता है ताकि दिमाग फिर से रीसेट हो सके। दिमाग चीजों को याद कैसे रखता है? यहीं पे हमें रूल नंबर 4 यानी दोहराव या रेपिटेशन के विज्ञान को समझना होगा। लोगों में ये बहुत बड़ा भ्रम है कि भूलना एक बीमारी है या मानसिक कमजोरी की निशानी है। सच्चाई ये है कि भूलना दिमाग का एक बहुत ही जरूरी फीचर है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अगर कोई एग्जाम हॉल में बैठा है और उसे मैथ का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो यार उसे वो एक बग लगेगा, फीचर नहीं। हाँ, उस वक्त तो ऐसा ही लगता है। दिमाग धोखा क्यों देता है ऐसे वक्त पर? एग्जाम हॉल में वो धोखा लग सकता है, लेकिन जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचिए। हम हर दिन हजारों चेहरे देखते हैं, अनगिनत विज्ञापन पढ़ते हैं, कई तरह की आवाजें सुनते हैं। बहुत सारा डेटा। बिल्कुल। अगर दिमाग हर देखी सुनी चीज को हमेशा के लिए अपनी हार्ड ड्राइव में सेव कर ले तो सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड होकर क्रैश हो जाएगा। ओहो। तो भूलना एक तरह से सिस्टम को क्रैश होने से बचाना है। एग्जैक्टली। इसलिए जो जानकारी बार बार इस्तेमाल नहीं होती उसे दिमाग कचरा समझकर हटा देता है। जो विद्यार्थी एग्जाम से एक दिन पहले रटते हैं वो केवल शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाते हैं। दिमाग को लगता है ठीक है, ये अभी के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो सब साफ हो जाता है। तो इसे परमानेंट कैसे बनाया जाए, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे डालें? इसका वैज्ञानिक तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल। स्पेस्ड रेपिटेशन? हाँ, यानी कुछ अंतराल पर जानकारी को संघर्ष के साथ याद करने की कोशिश करना। जब हम थोड़ा थोड़ा करके बीच में गैप देकर किसी चीज को दोहराते हैं तो दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि ये जानकारी जीवन के लिए आवश्यक है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? इसे ऐसे समझिए जैसे हम कोई दीवार बना रहे हैं और उस पे गीली सीमेंट लगा रहे हैं। अगर हम एक के बाद एक ईंट और सीमेंट लगातार थोपते जाएंगे तो क्या होगा? दीवार गिर जाएगी ऑब्वियसली। बिल्कुल,
गीली सीमेंट को सूखने और पक्का होने के लिए समय चाहिए होता है। स्पेस्ड रेपिटेशन वही समय देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार एनालॉजी है, बिल्कुल गीली सीमेंट की तरह। है ना? हाँ। जब संघर्ष के साथ रुक कर किसी चीज को दोहराया जाता है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की गीली अवस्था से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी की सूखी और पक्की सीमेंट बन जाती है। बिल्कुल सही। अब इस दीवार बनाने वाली बात से एक और चीज स्पष्ट होती है। अगर हम जागते हुए संघर्ष करके ये फाउंडेशन बनाते हैं तो इस जानकारी को दिमाग में पक्का करने की या उस सीमेंट को सुखाने की असली प्रक्रिया तो तब होती है जब हमारी आंखें बंद होती हैं। आप नींद की बात कर रहे हैं। हाँ, जो मुझे नींद और तनाव के विज्ञान की तरफ ले जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ एक ऑफ मोड है, बस स्विच बंद किया और शरीर लेट गया। लेकिन 26 मिनट की एक छोटी सी पावर नैप का जो डेटा सोर्स में है वो बहुत ही रोमांचक है। बहुत ही ज्यादा। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 26 मिनट की झपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को 34% तक बढ़ा सकती है। ये तो ऐसा है जैसे दिन के बीच में अपने दिमाग वाले स्मार्टफोन को थोड़ी देर के लिए फास्ट चार्जिंग पर लगा देना। फास्ट चार्जिंग। वो पूरी तरह 100% तो नहीं होगा, लेकिन बिना रोके तेजी से काम करने के लिए पर्याप्त चार्ज जरूर हो जाएगा। बहुत सटीक तुलना है और विज्ञान ये साबित कर चुका है कि नींद के दौरान दिमाग ऑफ बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये उसका सबसे एक्टिव मोड होता है। एक्टिव मोड सोते वक्त? जी हाँ, जब हम सोते हैं तो दिमाग पूरे दिन की जानकारी को छांटने, व्यवस्थित करने और उससे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने का भारी काम कर रहा होता है। इसके अलावा एक और बहुत ही अद्भुत बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। वो क्या है? नींद के दौरान दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम, ये क्या करता है? ये दिमाग का वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम है, सफाई कर्मचारी समझ लीजिए। दिन भर जब हमारा दिमाग काम करता है, न्यूरॉन्स फायर करते हैं, तो मेटाबॉलिक कचरा या टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। ओके। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स सचमुच थोड़े सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनके बीच की जगह बढ़ जाती है। फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इस जगह से बहता है और दिन भर के जमा हुए सारे कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है। अरे बाप रे, मतलब लिटरली दिमाग की धुलाई होती है अंदर। बिल्कुल। जब लोग रात भर जागकर पढ़ते हैं और नींद पूरी नहीं करते तो ये कचरा दिमाग में जमा रह जाता है। यही कारण है कि अगली सुबह सोचने समझने की क्षमता धुंधली पड़ने लगती है, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नींद की कमी का सीधा असर हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन और वर्किंग मेमोरी पर पड़ता है। नींद पूरी ना होने पर हमारा फोकस सिकुड़ जाता है, हम सही फैसले नहीं ले पाते और बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, और अक्सर ये नींद की कमी तनाव यानी स्ट्रेस से जुड़ी होती है। सही कहा। और ये क्रॉनिक स्ट्रेस तो जैसे सीखने की क्षमता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें तो तनाव मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक है अल्पकालिक तनाव जो अचानक आता है, जैसे कल एग्जाम है तो आज थोड़ी घबराहट होना। हाँ, या जंगल में किसी जानवर को देखकर भागना, ये हमें सतर्क करता है। लेकिन दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी जो लगातार बना रहता है, जैसे हमेशा फेल होने का डर, करियर की चिंता या घर और स्कूल का कोई टॉक्सिक माहौल। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर में क्या बदलाव लाता है? जब ये तनाव लंबे समय तक रहता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन लगातार रिश्ता रहता है। और ये कॉर्टिसोल दिमाग के साथ क्या करता है? ये बहुत विनाशकारी होता है। कॉर्टिसोल दिमाग के उस हिस्से को सीधे तौर पर डैमेज करता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और याद रखिए, हिप्पोकैम्पस ही हमारी लर्निंग और मेमोरी का मुख्य केंद्र है। अच्छा, तो कॉर्टिसोल सीधा मेमोरी सेंटर पर अटैक करता है? बिल्कुल। क्रॉनिक स्ट्रेस के दौरान कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के सेल्स के बीच के कनेक्शंस को तोड़ देता है और सचमुच उस हिस्से को सिकोड़ देता है। मतलब जिस मशीन का इस्तेमाल करके हम नई चीजें सीखते हैं, लगातार बना रहने वाला तनाव उसी मशीन के पुर्जों को तोड़ रहा होता है। एक्चुअल में यही हो रहा है। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि थोड़ा दबाव या डर लोगों को बेहतर प्रदर्शन करने पर मजबूर करता है। वो जो डंडे के जोर पर पढ़ाई वाली मानसिकता होती है ना। अल्पकालिक दबाव थोड़ी देर के लिए फोकस ला सकता है, लेकिन डर नहीं। जब दिमाग डरा हुआ होता है या भारी तनाव में होता है तो वो ग्रोथ मोड यानी सीखने की अवस्था से पूरी तरह बाहर निकलकर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड? हाँ, यानी जीवित रहने की अवस्था। दिमाग लगातार बस एक ही चीज चेक करता है, क्या मैं सुरक्षित हूँ, कहीं मुझ पर कोई हमला तो नहीं होने वाला।
अगर उसे सुरक्षा का एहसास नहीं होता तो गणित का फॉर्मूला या इतिहास की तारीखें याद करना उसकी प्राथमिकता सूची से एकदम बाहर हो जाता है। ऐसे डरे हुए माहौल में किसी भी नई चीज को गहराई से सीखना या समझना बायोलॉजिकली नामुमकिन हो जाता है। यार, ये एक बहुत बड़ी आंखें खोलने वाली बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सुरक्षित और तनाव मुक्त माहौल कोई लग्जरी या दिखावा नहीं है, बल्कि दिमाग के सही से काम करने के लिए एक बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल 100%। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जो अच्छी तरह से सोया हुआ है और बिल्कुल तनाव मुक्त है। ठीक है। अब इसमें जानकारी डालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्योंकि ये तो साफ है कि क्लासरूम में बैठकर सिर्फ ब्लैक बोर्ड से टेक्स्ट कॉपी करना या एक ही टोन में बोरिंग लेक्चर सुनना काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम नहीं कर रहा। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग जंगल के योग से विकसित हुआ है, जहां उसे एक साथ कई इंद्रियों यानी मल्टी सेंसरी इनपुट्स लेने की आदत है। जंगल में इंसान एक साथ देखता था, सुनता था, सूंघता था और महसूस करता था। एग्जैक्टली दिमाग को दुनिया को समझने के लिए इन सभी सेंसरी इनपुट्स को एक साथ प्रोसेस करने की आदत है। इसमें सोर्स में खुशबू से जुड़ी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी का एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल है। हाँ, वो कॉफी वाला। हाँ, जैसे अगर कोई विद्यार्थी पढ़ते समय किसी खास तरह की कॉफी की महक के आसपास है या कमरे में कोई खास परफ्यूम छिड़का है और परीक्षा के समय भी वही महक मौजूद हो, तो दिमाग उस महक का एक हुक की तरह इस्तेमाल करके भूली हुई जानकारी को तुरंत वापस खींच लाता है। बिल्कुल, स्मेल का मेमोरी से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो अगर मल्टी सेंसरी अनुभव इतने ज्यादा प्रभावी हैं, तो फिर हमारी शिक्षा प्रणाली केवल छपे हुए शब्दों या टेक्स्ट पर ही इतनी ज्यादा निर्भर क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि टेक्स्ट और किताबें सिस्टम के लिए आसान और सस्ती हैं, लेकिन दिमाग के लिए वो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। मतलब हमारे दिमाग को पढ़ने की आदत नहीं है नेचुरली। नहीं, जब हम मल्टी सेंसरी लर्निंग की बात करते हैं तो विजुअल्स यानी दृश्य सबसे ऊपर आते हैं। विज्ञान का डेटा चौंकाने वाला है। हमारे पूरे दिमाग का लगभग आधा हिस्सा केवल विजुअल प्रोसेसिंग यानी देखने और उसे समझने के काम में लगा हुआ है। आधा हिस्सा सिर्फ प्रोसेस करने के लिए जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। जी हाँ, आधा हिस्सा। और इसके परिणाम हमारी याददाश्त पर बिल्कुल साफ दिखते हैं। स्टडीज बताती हैं कि अगर कोई बात सिर्फ कानों से सुनी जाए तो 72 घंटे बाद वो केवल 10% ही याद रहती है। सिर्फ 10%? हाँ, लेकिन अगर उसी बात के साथ एक प्रासंगिक चित्र या कोई विजुअल जोड़ दिया जाए तो 3 दिन बाद याद रखने की दर अचानक छलांग लगाकर 65% तक पहुंच जाती है। अरे बाप रे! विजुअल्स दिमाग के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। ये तो बहुत बड़ा जंप है यार, 10 से सीधा 65%। इसे हम ट्रैफिक सिग्नल के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो कैसे? सड़क पर लाल रंग का गोल निशान देखते ही हमारा दिमाग मिली सेकेंड्स में समझ जाता है कि हमें रुकना है। हम बिना सोचे ब्रेक पर पैर रख देते हैं। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक होता है एकदम। लेकिन सोचिए, अगर वहां लाल बत्ती की जगह शब्दों में लिखा हो, कृपया खतरे को देखते हुए अपना वाहन रोकें, तो उन शब्दों को पढ़ने, डिकोड करने और समझने में दिमाग को कई सेकंड लगेंगे। तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल, हमारा दिमाग विकासवादी रूप से छवियों को बहुत तेजी से समझने के लिए वायर्ड है। अक्षर और शब्द तो इंसान ने बहुत बाद में बनाए हैं। मिली सेकेंड्स बनाम सेकेंड्स, ये बहुत बड़ा अंतर है। कुल मिलाके हमारी इस पूरी चर्चा ने उस पुराने भ्रम को चकनाचूर कर दिया है कि हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की निर्जीव हार्ड ड्राइव है, जहां हम बस पीडीएफ फाइलें ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। बिल्कुल, वो कोई हार्ड ड्राइव नहीं है। ये एक पूरी तरह से जीवित और सांस लेने वाली प्रणाली है। इसे अपने विकास के लिए मूवमेंट और व्यायाम की जरूरत है। रात भर के कचरे को साफ करने के लिए अच्छी नींद की जरूरत है। सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर सीखने के लिए बिना तनाव वाले सुरक्षित एहसास की जरूरत है। और दुनिया को गहराई से समझने के लिए विजुअल और मल्टी सेंसरी अनुभवों की जरूरत है। एग्जैक्टली। अगर किसी भी विद्यार्थी को सचमुच आगे बढ़ना है तो उसे सिर्फ रटने की बजाय दिमाग की इस प्राकृतिक भाषा को समझना ही होगा। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। हमें अपने दिमाग के जीव विज्ञान से लड़ना के बजाय उसके साथ काम करना सीखना चाहिए। जब हम दिमाग की वायरिंग, उसकी ऊर्जा बचाने की प्रवृत्ति और उसकी मल्टी सेंसरी जरूरतों का सम्मान करते हैं तो कोई भी नई चीज सीखना एक थका देने वाला संघर्ष नहीं रहता।
बल्कि वो बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। हाँ, एक स्वाभाविक और आनंददायक प्रक्रिया बन जाती है। ये हम सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और इसी के साथ हम आज की इस डीप डाइव के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। बहुत ही शानदार चर्चा रही। लेकिन जाने से पहले एक विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचना चाहिए। आज हमने ये विस्तार से जाना कि हमारा दिमाग बार बार होने वाले अनुभवों और नए दृश्यों के आधार पर अपनी भौतिक बनावट को बदल लेता है, खुद को रिवायर कर लेता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। हाँ, तो जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल युग में जहां हर 15 सेकंड में एक नई तेज और चमकदार रील या शॉर्ट वीडियो हमारे आंखों के सामने से गुजरती है, वो हमारे दिमाग की गहराई और लंबे समय तक फोकस करने वाले हिस्सों को किस खतरनाक तरीके से रीवायर कर रही होगी। क्या ये संभव है कि हम इंसान अनजाने में ही सही हर दिन अपने ही दिमाग की एकाग्रता को हमेशा के लिए खत्म करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये बहुत ही डराने वाला विचार है। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है। अगली बार तक सीखते रहिए और अपने दिमाग की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर करते रहिए।